हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। और मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज की जो आपकी क्लास है ये वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी की आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो हम लास्ट क्लास में आपको जरूर बता देंगे, जरूर मेंशन कर देंगे। चलिए कल की बात करें। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि कल आप लोगों को 2 से 5 मिनट जो वेट करना पड़ा उसके लिए अपन एक्सट्रीमली सॉरी। बिकॉज क्योंकि इशू आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, नेट जो है नहीं चल रहा था। इस कारण से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज अपनी जो क्लास है कंटिन्यू चलेगी। कल की क्लास को ही हम आज यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो कल हमने यहां तक देख लिया था। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी भूगोल की क्लास है, अंतिम क्लास है। आज हम बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ मिला करके मिक्स क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करके सबसे पहले मित्रों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है इंपोर्टेंट होने वाली है। बात करें यहां पर भूगोल के बाद, तो भूगोल के बाद आपके खेलकूद स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट होंगे? खेलकूद स्टार्ट होंगे। और यहां पर इतिहास की आपकी क्लास पूरी हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी आप पढ़ रहे हैं, फिर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। राहुल सर की क्लास में आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, अधिनियम और पर्यावरण उसके बाद में आप डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यहां पर कोर्स वगैरह की, तो कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एफएलटी तो अभी तक आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एफएलटी आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं मात्र 599 में। 125 टोटल इसमें टेस्ट रहेंगे। बात करेंगे आज के क्लास के पहले प्रश्न की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बफरिंग हो रहा है थोड़ा सा। जी हाँ, बफरिंग हो रहा है थोड़ा सा। चलिए, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। आपके मोबाइल में नेट प्रॉपर तरीके से ना चल रहा हो तो ये आपके मोबाइल में इश्यू हो सकता है, पर यहां से बिल्कुल कंटिन्यू क्लास चलेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। शानदार से प्रश्न है। सबसे पहले हमने यहां पर एक प्रश्न पूछा है आपसे कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की होती हैं। हिमालय क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, यहां पर आपको यह बताना है किस प्रकार की होती हैं। तलछटी, आग्नेय, प्लूटोनिक या डाइक। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग आंसर लगा रहे हैं बी। ध्यान दीजिए, आग्नेय चट्टानें आप लोगों ने लगा दिया है क्वेश्चन। तो याद रखना, जो पृथ्वी होती है इसके क्रस्ट का जितना भी 90% जो क्षेत्रफल होता है, 90% जो क्रस्ट बना हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। मित्र, किस चट्टानों से बना हुआ है? आग्नेय चट्टानें। क्या होती हैं आग्नेय चट्टानें? तो आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि नीचे से पृथ्वी के क्रस्ट में से तरल मैग्मा जब बाहर निकलता है, यहां पर क्यों? क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा गर्म कर देते हैं और ये कमजोर चट्टानों को तोड़ करके बाहर निकलते हैं। बाहर आकर जब जम जाता है लावा, तो उस लावा से या अंदर ही जम जाता है लावा, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आंसर आपका ये नहीं है, याद रखना। प्लूटोनिक चट्टानें क्या होती हैं? तो वो बहुत नीचे होती हैं और जो प्लेटें होती हैं इनको प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। डाइक क्या होता है? तो ये जो मैग्मा होता है जब बाहर आके एक लहरदार सीधा जम जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? डाइक कहा जाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, इनमें परतें होती हैं, इनका जमाव होता है जल इत्यादि के निक्षेपण से। वेरी जी हाँ, कहीं भी आप देख सकते हैं लाइव क्लास। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहां बात करें यदि राइट आंसर की, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा आपका ए नंबर का आंसर। वेरी गुड। तलछटी चट्टानों से ही हिमालय के नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं? तलछटी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में ही सारे जीवाश्म मिलते हैं, अन्य कहीं और चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। चलिए, तो आग्नेय चट्टानों में बिल्कुल रवेदार चट्टानें होती हैं, सबसे मजबूत होती हैं। इनमें जीवांश बिल्कुल शून्य मात्रा में होता है। जीवांश कहां होता है सबसे ज्यादा? तलछटी, अवसादी या परतदार चट्टानों में। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए मित्र। इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है
और मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या होगा? चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर लगा दीजिए। देखिए डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, इस क्षेत्र का पशुचारण। तो क्या होता है, मरुस्थल ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पति नहीं उगती है, अत्यधिक तापमान या लवणता या भूमि अनुउर्वर जो हो जाती है, तो वहां पर उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को पशुचारण के द्वारा सुधारा जा सकता है? जी नहीं, वहां वनस्पति ही नहीं है, तो क्या करोगे, पशुओं को चरा के? मिट्टी थोड़ी चरेंगे पशु। फिर बात करें नहरों द्वारा सिंचाई करके, नहरों द्वारा सिंचाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहरों द्वारा आप सिंचाई करोगे, ज्यादा तापमान पड़ेगा, पानी जितना गया उतना वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। कृत्रिम वर्षा करा के, एक तो ये कृत्रिम वर्षा कराएंगे तो क्या है, ये कृत्रिम वर्षा सिल्वर जो आयोडाइड होता है तो उससे होता है, उससे आप वर्षा करा सकते हैं, कृत्रिम बादल बना सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं, वर्षा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगी विधि होती है मित्र, याद रखना। चलिए फिर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनों का रोपण करके। आप लोगों ने ए लगाया है, जिन्होंने भी ए लगाया है वेरी गुड, वेरी गुड। जी हां अमर सोनी जी वेरी गुड। तो आपने क्या लगाया, ए, वनों का रोपण कर दोगे, सबसे सस्ता उपाय है, वन रोपण कर दो, कुछ समय तक उन्हें जल दे दो, बाकी जब वो फैल जाएंगे खुद जमीन से जल खींचेंगे, ऊपर से ही वर्षा कराएंगे, इससे सबसे बेटर ये काम आपका हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। लता सिंह जी हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस मैटर, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, यहां पर आपको ध्यान देना है सिर्फ पढ़ाई पे। चलिए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा से होती है, अर्थात उत्तर पश्चिमी जो भारत होता है वहां शीतकालीन वर्षा कहां से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। देखिए बात करें यदि हम भारत की, कि भारत के क्षेत्र में जो उत्तर वगैरह में जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ये कौन सा है आपका, उत्तर है, नॉर्थ है, ये आपका कौन सा है, वेस्ट अर्थात पश्चिम है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। यहां आपका अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान, इराक, ईरान लगा हुआ है। तो यहां पर भूमध्य सागर, यहां भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जब चक्रवात उठते हैं ठंडियों के समय, तो चक्रवात के द्वारा पानी ऊपर उठता है और ऊपर से चलती हैं पवनें, कौन सी पवनें, पश्चिमी विक्षोभ, और ये पानी को लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक ये पानी ठंड के समय में शीत ऋतु में गिर जाता है। इसे राजस्थान के लोग मावट कहते हैं और सबसे ज्यादा जो इस पे प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कहां, पंजाब के लोगों को। इससे जो पंजाब की जो फसलें होती हैं उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये वायुमंडल से गिरता है, ऊपर से गिरता है पानी, अपने साथ में नाइट्रोजन भी गिराता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठंड के समय पीछे लौटता हुआ मानसून मध्य सितंबर से लौटता है, तो वहां तक आपका व्यापारिक पवनें यहां चलती हैं, नीचे से ऊपर, याद रखना है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आपका आंसर होगा ए नंबर। जिन्होंने भी लगाया है पश्चिमी विक्षोभ उनका आंसर राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। मानसून भारत से पीछे कब हटना प्रारंभ होता है? मानसून जो है भारत से पीछे हटना कब प्रारंभ होता है? तो यहां पर हम बात वही करेंगे कि मानसून भारत से कब पीछे हटना प्रारंभ होता है। सॉरी, यहां पे देखिए, तो मानसून भारत से पीछे हटना कब प्रारंभ होता है, तो जल्दी से यहां पे अपन कवर कर लेते हैं कि कब प्रारंभ होगा। चलिए, तो कब प्रारंभ होगा मानसून? जैसे मानसून ऐसा निकल जाता है, एक आपकी अरब सागर की शाखा निकल जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा निकल जाती है। तो कब, जब सूर्य की किरणें यहां पे पड़ती हैं तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां रहता है, लेकिन 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और दक्षिणायन होता है तो बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब की स्थिति पड़ जाती है आपकी मध्य सितंबर तक। तो हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं, तो निम्न वायुदाब कहां पड़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। इसलिए मानसून वापस लौटने लगता है 15 सितंबर से। कब से लौटने लगता है, 15 सितंबर से लौटने लगता है। अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है भारत में वो लौटते हुए मानसून से होती है मित्र। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये वाली जो शाखा है काफी लंबी चली जाती है, इसलिए इसको लौटने में टाइम लग जाता है। ये आपकी अक्टूबर नवंबर तक आ जाती है वापस, लेकिन ये वाली शाखा लौटने में थोड़ा टाइम लगता है। कब तक आ पाती है, तो ये आपकी दिसंबर जनवरी तक आती है, और दिसंबर जनवरी तक जो यहां पे तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में वर्षा होती है वो भी आपके उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहां हो जाएगा मध्य सितंबर, ए नंबर आंसर। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। चलिए, क्लास इंपोर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं
और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आप पढ़ ही चुके हैं। किस मिट्टी की ऊपरी परत में लवणों का संचयन पाया जाता है, अर्थात वो मिट्टी कौन सी है जिसकी ऊपरी परत में लवण सॉल्ट का संचयन सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहां पर बात करेंगे हम कि कौन सी मिट्टी है वो। तो देखिए यहां पे कौन सी मिट्टी है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो तो आपकी कौन सी मिट्टी हो जाएगी मित्र, वो तो हो जाएगी आपकी कौन सी मिट्टी, सॉरी चलिए यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, तो वो तो आपकी कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। और जलोढ़ मिट्टी में तो वैसे ही जब बाढ़ आती है तो सारे लवणों को वो बहा के ले जाती है बाढ़, लेकिन बनीय मिट्टी में लवण इत्यादि होते नहीं, उसमें जीवांश होता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा मरुस्थलीय मिट्टी में, जहां पर अधिक तापमान और कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में ही सॉल्ट या लवण जमा होते हैं, वो आपको याद रखना है। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका उत्तरी गुजरात का क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र और आपका पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र, और ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे किस मिट्टी का विस्तार है, मरुस्थली का। आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, जिन्होंने भी लगाया मरुस्थल। बात करेंगे छठवें प्रश्न की, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए, वेरी गुड। चलिए, कौन सी मिट्टी को अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, कौन सी मिट्टी को अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता जो है वो कम होती है, तो वो कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक जल धारण क्षमता होती है मित्र, यहां पे ध्यान से सुन लीजिए। रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी अंतरराष्ट्रीय रूप से चरनोजेम मृदा कहा जाता है। चरनोजेम मृदा कहां पे, स्टेपी प्रदेश में। कहां पर, स्टेपी प्रदेश में। उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो स्टेपी प्रदेश रूस और यूरोप महाद्वीप के बीच में। तो यहां पर आपकी कौन सी मिट्टी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी काली मिट्टी, क्योंकि काली जो मिट्टी है उसी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है शुष्क खेती के लिए, अर्थात जहां पर आपके पास पानी के साधन कम है या पानी की सुविधा कम है, वहां आप काली मिट्टी में आसानी से खेती कर सकते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी को पानी की अधिकता चाहिए होती है, लेकिन आपको सबसे कम जो पानी चाहिए तो वो चाहिए काली मिट्टी को। वहीं इसे आप गेहूं 6 पानी देने के बाद उगा पाएंगे, यहीं इसमें 3 पानी देने के बाद उगा पाएंगे, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व करके लंबे समय तक अपने पास रखती है। इसलिए आपका आंसर होगा ये काली मिट्टी, कपासी, रेगुड़ मिट्टी, या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी जिसमें दरंगे फट जाते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए बात करेंगे हम 7वें प्रश्न की कि देवदार मुख्यतः किन वनों में उगता पाया जाता है। देवदार है क्या, देवदार एक पेड़ है और इस पेड़ का जो उपज होती है वो कहां पे होती है, तो ध्यान से सुन लीजिए। इस पेड़ की जो उपज होती है वो होती है हिमालयी क्षेत्रों में, और ये आपको 1500 से 3000 या 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच में हिमालयी क्षेत्रों में प्राप्त हो जाएगा। यहां पर देवदार, स्प्रू, कैजीरीना, देवदार, स्प्रू, कैजीरीना और देवदार वगैरह के आपको पेड़ मिलेंगे। साथ में यहीं पर आपको भोजपत्र इत्यादि के पेड़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी बात करते हैं, यहां पर कौन सी वनस्पतियां होती हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि यहां पर एक वनस्पति होती है जिसका नाम है अल्पाइन वनस्पति। क्या नाम है मित्र इसका, तो इसका नाम है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति मतलब ये बर्फ से ढकी रहती है, और उस बर्फ को जब वो बर्फ पिघलती है तो उसके बाद वो वनस्पति निकल आती है, जिन्हें ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग अपनी बकरियों को चराते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तो कश्मीर में बोलते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग। जैसे आप मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड की तरफ जाओगे तो बुग्याल कहा जाता है, राइट। तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। ये एक क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाएंगे ये एक चारागाह है, राइट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्पाइन वनस्पतियां, राइट। अल्पाइन वनस्पतियां आप लोगों ने लगा दिया है, चीड़, देवदार, स्प्रू, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न आपके सामने शो हो चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या लगा रहे हैं आप, बंगाल में चावल की खेती किस प्रकार की खेती है। बंगाल के लोग जो चावल की खेती करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्या वो व्यापारिक खेती करते हैं कि मतलब चावल उगा के उसको बेच करके लंबी आय कमाने के लिए करते हैं, या फिर वो अपने निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, या फिर वो वाणिज्यिक बागान लगाते हैं। तो बागान तो लगते नहीं है, बागान तो केवल कॉफी और चाय के ही लगते हैं। चलिए तो आंसर इसका क्या, मशीनीकृत वाणिज्यिक कृषि बिल्कुल नहीं है आपका, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका बी,
कि जो बंगाल के किसान हैं वो अपनी कृषि किस लिए करते हैं, अपना भरण पोषण इत्यादि करने के लिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, धान की खेती, लोग चावल की खेती क्यों करते हैं, भरण पोषण, खाने पीने के लिए और थोड़ा सा बेच करके अपना खर्च इत्यादि चलाने के लिए। तो भरण पोषण ही होता है, कोई व्यापारिक कृषि नहीं है। चलिए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए आंसर की। भारत का अधिकांश रबर उत्पादन किस राज्य में होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। किस राज्य में भारत का सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है? तो रबर जो कि लेटेक्स नामक एक पेड़ होता है रबर का, उसका जो रस निकलता है, उसका जो दूध निकलता है, उसे हम लेटेक्स कहते हैं। उसको पका करके फिर रबर बनाया जाता है। वो व्हाइट कलर का होता है, बाद में ये टायर वगैरह के रंग कैसे कर दे जाते हैं, काले कर दे जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा केरल में आपका होता है, क्योंकि 87% के आसपास, 81 से 87% भारत का जो वो है रबर है, वो अकेले केरल में उत्पादित होता है। दूसरी बात यहां पे ये है कि यहां पे जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, इसके टकराने से यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत से मानसून के टकराने से यहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वाले इलाकों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो ये वाला तट है, जहां पर डेल्टाई वनों का विस्तार है, वहां भी आपको रबर के वृक्ष मिल जाएंगे। तो टॉप नंबर पे आपका केरल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम, चलिए त्रिपुरा में भी मिलती है, हाँ जी हाँ जी, कर्नाटक में भी होता है, हाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे मेन कौन है, तो वो आपका केरल है। चलिए गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गंधक एक खनिज है और इसकी भूमि में पर्याप्त मात्रा में ये भूमि में प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा ये कहां होता है? तमिलनाडु, असम, पंजाब या महाराष्ट्र। मित्र जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग? चलिए आंसर लगाइए, सी और डी आप आंसर दें। तो देखिए सी में आप पंजाब दे रहे हैं और डी में आप महाराष्ट्र दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में टॉप है, महाराष्ट्र मोटे अनाजों में जैसे ज्वार बाजरा में टॉप है, असम आपका चाय में टॉप है। लेकिन गंधक की जहां बात की जाए तो गंधक आपका तमिलनाडु टॉप आएगा। कौन आएगा टॉप? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गंधक प्राप्त होता है, याद रखना है आपको। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने ए नंबर लगाया था। बात करेंगे हम आज की क्लास के 11वें प्रश्न की। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम आप समझते हैं, परमाणु रिएक्टर जो चलते हैं भारत में, जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, चाहे केगा हो, कुडनकुलम हो, है ना, तारापुर महाराष्ट्र, कोई भी हो, जहां पर मतलब तो उनमें आपका थोरियम क्या करता है? थोरियम क्या करता है कि उनमें ईंधन के रूप में कार्य करता है। वैसे सबसे बेस्ट क्वालिटी का, फर्स्ट क्वालिटी का ईंधन तो यूरेनियम होता है, परंतु यूरेनियम हमारे यहां ज्यादा नहीं होता, राजस्थान में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन थोरियम भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। कहां पे? इंडिया में। और ये सेकंड नंबर का ईंधन है आपके परमाणु रिएक्टरों को संचालित करने का। तो हमारे यहां यूरेनियम से संचालित कम ही होते हैं, सबसे ज्यादा हम थोरियम का यूज करते हैं। थोरियम हमारे यहां केरल में जो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है, उसकी बालू में आपको थोरियम के खनिज प्राप्त होते हैं, जिसे हम मोनोजाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइट कहते हैं। तो मोनोजाइट का सर्वाधिक विस्तार केरल की बालू में है और मोनोजाइट से ही थोरियम का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि केरल में सबसे ज्यादा थोरियम होता है। थोरियम का यूज कहां किया जाता है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा, परमाणु घरों में। और थोरियम किससे? तो मोनोजाइट से प्राप्त होता है। बात करेंगे 12वें प्रश्न की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। चलिए हाँ जी, बात करते हैं तो एम्बेसडर कारें कहां पर बनाई जाती हैं? चलिए आप लोग आंसर देते चलिए, ऐसा ही आंसर देते चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चलिए। एम्बेसडर कारें आपने देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में तो जरूर देखी होंगी, जो आगे से और पीछे से एक जैसी आपको दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा लाल बत्ती लगी हुई रहती थी पहले, कलेक्टर लोगों के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता था। तो ये जो एम्बेसडर कारें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे पहले या जो इनका उत्पादन था वो कहां पर बनाई जाती हैं? तो वो आपकी, अब इनका जो है चेंज कर दिया है, अब नहीं बनाई जाती, पर सबसे ज्यादा बनाई कहां जाती, तो वो आपको कलकत्ता में बनाई जाती थी। ठीक है, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड जो है वो आपकी कलकत्ता में है, वहां पर हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के द्वारा एम्बेसडर कारें बनाई जाती थी। बात करें आज की, तो बेंगलोर वगैरह में कोई कारें नहीं बनाई जाती हैं, सिलिकॉन वगैरह, चिप वगैरह कंप्यूटर की यहां बनाई जाती हैं।
ठीक है। दिल्ली के आगे गुड़गांव है तो गुड़गांव में मारुति उद्योग है। उसके आगे हरियाणा है तो हरियाणा के मानेसर में भी आपका कौन सा है, मारुति उद्योग। तो जो गुड़गांव है वो भी हरियाणा में आता है और मानेसर भी हरियाणा, यहां पर मारुति उद्योग है। और मुंबई में भी ऑटोमोबाइल उद्योग है, लेकिन अशोका लीलैंड आपका चेन्नई में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आपका पुणे में है, जहां पर क्या महिंद्रा की कारें, महिंद्रा के ट्रैक्टर इत्यादि बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भी आयसर ट्रैक्टर और फोर्स की गाड़ियां बनाई जाती हैं। चलिए, तो यहां पर आपका एम्बेसडर कारें पूछा गया था, आंसर ये हो जाएगा। याद रखना, नैनो कार जो हाल ही में बंद भी हो चुकी है, ये कहां बनाई जाती, तो ये टाटा के द्वारा गुजरात में बनाई जाती थी। आंसर हो जाएगा सी। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा मित्र इसका, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो डाक विभाग, डाक को तो सभी जानते हैं। फिलहाल ये क्या हो रहा है कि अब कोरियर वगैरह के कारण ये थोड़ा सा इसका जो क्रेज है वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, सूचना पत्र इत्यादि तो बिल्कुल बंद हो गए जब से मोबाइल ईमेल आया है तब से, लेकिन इसका पार्सल इत्यादि में यूज होता था, वो भी कोरियर के कारण ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जल्दी से आंसर लगाइए कि डाक जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो डाक विभाग की स्थापना मित्र 1854 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो जिसने राज्य हड़प नीति चलाई थी, है ना, राज्य हड़प नीति चलाई थी, तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन था वो, आपका लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने क्या किया था, डाक विभाग की स्थापना की थी। लेकिन डाक टिकट की जब आपसे बात की जाए तो डाक टिकट स्टार्ट हुआ था 1837 में कराची, जो अभी कहां है, पाकिस्तान में है। डाक टिकट पहला कहां से जारी हुआ था, तो कराची से हुआ था, जो अभी आपका कहां पे, आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न की, जल्दी से लगाइए। इधाल हो जी, क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग जी नहीं, एक नंबर आपका नेट चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, इलायची की पहाड़ियां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया है, यहां पे आप कंटिन्यू कर लेना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश के बीच में यहां पे पहाड़ियों का विस्तार है, उनका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी पहाड़ियां हैं, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के बाद आपकी यहां पर जो आंध्र प्रदेश में फैली हुई पहाड़ियां हैं आपकी, वो कौन सी हैं, नल्ला मलाई। कौन सी हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। जल्दी से ध्यान दे लेते हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। फिर बात करते हैं कि जवादी पहाड़ियां कहां है, तो जवादी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश से लगे हुए तमिलनाडु में है। जवादी पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं, जवादी पहाड़ियां। जवादी पहाड़ियों के नीचे हैं आपकी यहां पर सेवराय पहाड़ियां। कौन सी, सेवराय पहाड़ियां। और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के यहां पर इस इलाके में आपको मिलेंगी, तो वहां पे मिलेंगी नीलगिरी पहाड़ियां, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सेवराय पहाड़ियां भी इंपोर्टेंट है। पालनी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां कहां पे, यहां आपको पालनी मिलेगी। और यहां पे आपको इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां मिलेंगी, यहां मिलेगी आपको कौन सी, ध्यान से सुन लेना, सारी पहाड़ियां यहीं सीख जाओगे। ये कौन सी है आपकी पालनी पहाड़ियां, ये कौन सी है आपकी कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलायची भी बोला जाता है। यहां पे इलायची इत्यादि की खेती होती है। ये जो पहाड़ियां हैं ये है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी के दो सिरे माने जाते हैं, एक माना जाता है पालनी पहाड़ी और जो यहां पे है, एक माना जाता है इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। इसके नीचे भी लास्ट सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, वो है आपकी नल्ला मलाई पहाड़ी। कौन सी, नल्ला मलाई पहाड़ी। यहां पर देखिए नीलगिरी पहाड़ी, टोडा जनजाति, बहुत सारी बात कर चुके हैं, यहां पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत हष्टपुष्ट, सुंदर और भारत की सबसे सुंदर हष्टपुष्ट प्लस पशुपालक जनजाति जो भैंस पालन का कार्य करती है, वो यहां पर निवास करती है। यहां पर उनका एक वो भी है, हिल स्टेशन भी है जिसका नाम है उदकमंडल या ऊटी। और यहां पर जो आपका पालनी पहाड़ियों में है उसे क्या बोलते हैं, वहां पे भी एक आपका क्या है, वहां पे आपका एक हिल स्टेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन सीधा साधा क्या पूछेगा, कार्डेमम पहाड़ियां, मैंने आपको यहां बता दिया है। कार्डेमम पहाड़ियों का दूसरा नाम, तो एक तो है आपका इलायची पहाड़ियां, दूसरा है कार्डेमम पहाड़ियां, तीसरा उन्हीं का नाम एलागिरी की पहाड़ियां हैं। क्या हो जाएगा मित्र, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत होना। देखिए, महेंद्रगिरी पहाड़ियां उड़ीसा आंध्र प्रदेश, फिर नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, फिर जवादी पहाड़ियां, फिर सेवराय पहाड़ियां, फिर आपकी नीलगिरी पहाड़ियां, फिर आपकी नीचे जाओ तो अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर दो पहाड़ियां हैं, केरल साइड में इलायची कार्डेमम,
या एलागिरी, और उसके उत्तर साइड में और पूरब साइड में आपकी पालनी पहाड़ी, और नीचे सबसे है तो वो है आपकी नल्ला मलाई पहाड़ी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, 15वें प्रश्न की। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कभी नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि यही है ज्ञान, ऐसे ही मिलता है। हमने जो नहीं सुना वो भी हमें सुनने को मिल जाता है। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से अलग होते हैं? तो देखिए जल्दी से आंसर लगाइए, कौन से देश हैं जो पाक जलडमरू मध्य से अलग होते हैं? देखिए मन्नार की खाड़ी ऊपर नीचे आ जाएगी, मन्नार की खाड़ी ऊपर आ जाएगी पाक खाड़ी, ठीक है। ये जैसे हमारा तट हो गया, यहां पे पंबन द्वीप वगैरह हो गया, यहां पे क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। यहां तलैया मन्नार हो गया, ये राम सेतु हो गया। तो ये आपकी मन्नार खाड़ी है, ये आपकी पाक खाड़ी है। खाड़ी मतलब 2-3 ओर से स्थलीय भाग से घिरे हुए भाग को खाड़ी बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा भारत है और ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। इन दोनों के बीच कौन सी खाड़ी है? पाक खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या है? तो वहां 38 समांतर रेखा है। क्या है? 38 समांतर रेखा। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या है? तो वहां इंग्लिश चैनल है। क्या है मित्र? इंग्लिश चैनल। और उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ए। बात करेंगे हम 16वें प्रश्न की, जो कि इंपोर्टेंट है। चलिए अच्छा, मैंने अगर नीचे क्या नल्ला मलाई लिख दिया था, वो आपकी नल्ला मलाई ऊपर है, अन्ना मलाई नीचे, उसके नीचे अगस्त मलाई है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी अगस्त मलाई। आंध्र प्रदेश में नल्ला है, नल्ला, और आपकी नीचे सबसे क्या है, अन्ना मलाई, उसके नीचे अगस्त मलाई। इतना याद रखना। 16वां प्रश्न, जल्दी से आंसर लगाइए। इन सभी में टॉन्स, गिलगिट, हुंजा किसकी सहायक नदियां? इंपोर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिए। यहां पर कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदी निकलती है आपकी, ये रही कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी मित्र? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की सहायक गिलगिट, हुंजा और जास्कर। कौन सी? जास्कर, गिलगिट, हुंजा, टॉन्स, ये सभी किसकी सहायक हैं? तो ये है आपकी सिंधु नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक। ब्रह्मपुत्र की सहायक जब आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है तीस्ता। तीस्ता के साथ आपकी बहुत सारी नदियां हैं, दिहांग, दिवांग, लोहित, धनसरी, सुबनसरी, पगलादिया, ये सारी आपकी किसकी हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र की। गंगा और यमुना की तो आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है, हाँ जी, ए नंबर आपने लगाया था। चलिए ध्यान से सुनिए। टॉन्स, हाँ जी, टॉन्स वहां भी है। टॉन्स सतना से भी निकलती है, कैमूर पहाड़ी से, बहुत सारी नदियां हैं टॉन्स के नाम से, 2 नदियां। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जल्दी से आंसर लगाइए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहां हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की चोटी महाबलेश्वर से, और 1405 किलोमीटर बह करके ये आपकी कहां जाती है? तो महाराष्ट्र से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। इस पे नागार्जुन सागर बांध है और यहां पे अलमाटी बांध भी बना हुआ है। याद रखना इंपोर्टेंट है। उद्गमंडल या ऊटी कौन है? तो ये आपकी नीलगिरी क्षेत्र में जो नीलगिरी पहाड़ियों पर एक हिल स्टेशन है, उसे हम उद्गमंड या ऊटी बोलते हैं। पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा। फिर आपका खंडाला है, तो ये आपका कहां है? गाना तो आपने सुना ही होगा, चलती क्या खंडाला। तो उसी से आप समझ लेना कि वो गोवा और मुंबई के बीच में है, और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है खंडाला, एक गुफा भी वहां से निकलती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ए नंबर। बात करेंगे 18वें प्रश्न की। शुभम जी थोड़ा सही बोला। चलिए देखिए, आप लोग सभी लोग अच्छे से कमेंट करें और अच्छे से ध्यान से यहां पे क्वेश्चन देखें। आप अपने वक्तव्य में ज्यादा ध्यान ना दें कि आप कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, अपने आंसर पे ध्यान दीजिए। देखिए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला परियोजना आपकी राजघाट परियोजना से पीछे बनी हुई है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनी हुई। कहां पर बनी हुई है? उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनी हुई। यहां पे देखिए, कहां पे? यहां पे बनी हुई। राजघाट यहां है और उसी के नीचे माता टीला बांध है। इस माता टीला बांध से 30 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है, जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, याद रखना। तो माता टीला आपकी कहां हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, बेतवा नदी पर है। राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई बांध के जस्ट नीचे। ये दोनों बांध आपके कहां हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में है, और ये दोनों बांध आपके बेतवा नदी पर बने हुए। आंसर हो जाएगा आपका ए। बात करेंगे 19वें प्रश्न की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए।
एनी डाउट? नो डाउट। चलिए 19वां प्रश्न है, शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां है? तो देखिए शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। शिकारी देवी अभ्यारण्य, यदि आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है वो आपका रोहिला वन्यजीव अभ्यारण्य या रोहिला राष्ट्रीय पार्क प्लस वहां पर एक ग्रेट हिमालयन का नाम सुन लीजिए, सुनाने हो तो, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, और इसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। किसकी सूची में? यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में 2014 में शामिल किया गया है, इसलिए इंपोर्टेंट है। हाल ही में शामिल हुआ है, मतलब जरूर 5 साल हो गए लेकिन वो हाल ही में शामिल माना जाएगा, तो इंपोर्टेंट है। 2014 में शामिल हुआ ग्रेट हिमालयन, रोहिला, और वहीं पर है आपका शिकारी देवी अभ्यारण्य। तो ये तीनों के तीनों कहां हो जाएंगे आपके, ये उत्तराखंड है, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, अर्थात बी नंबर। बात करेंगे हम 20वें प्रश्न की। चलिए इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए मित्र, क्या हो जाएगा इसका आंसर कि सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहां पर है? जल्दी से आंसर लगाइए। सेल क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। कब स्थापना हुई थी? बात कर चुके हैं 1973-74 में। आंसर आप 74 ही लगाएंगे जब वन लाइन में आएगा, ठीक है। तो सेल इंडिया लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1973-74 में। और इसका कार्य क्या था कि भद्रावती के पहले कौन? दुर्गापुर हुआ, राउरकेला वगैरह हुआ, ठीक है। इन सभी इस्पात कंपनियों का अधिग्रहण करके और उनका कार्य का संचालन करना, प्रबंधन करना, ये अथॉरिटी को दिया गया था कार्य। बाद में क्या हुआ? एक भद्रावती कहां पे है? तो भद्रावती कर्नाटक में स्थित था। इसको अब क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं विश्वेश्वरैया स्टील एंड आयरन कंपनी, जिसकी स्थापना भद्रावती के नाम से 1923 में की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता बाद इसका नाम प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया के नाम पर रख दिया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या हो गया? आयरन एंड स्टील कंपनी, VISC, है ना? क्या हो गया? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी और लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना, ये कहां पर है? भद्रावती में है, भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। चलिए आंसर क्या हो गया? आपका हो गया। अब बात करेंगे हम 21वें प्रश्न की। हिंट दी थी मैंने, तो समझना तो आपको ही पड़ेगा, हिंट जरूर दे दी थी। चलिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक ऐसा है मित्र जो सुमेलित नहीं? देखिए यहां पर अंगामी नागालैंड, बिरहोर असम, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु। तो यहां पर जनजातियों की बात की, अभी हमने बताया था कि तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियों पर सबसे सुंदर, हष्टपुष्ट और बहुपति विवाह वाली प्लस पशुपालन, विशेषकर भैंस पालन वाली जनजाति है। तो ये आपकी कहां पर निवास करती है? तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ियों पर, उद्गमंडल या ऊटी में। सेकंड खासी, तो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं आपकी मेघालय में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर, वहां गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर वही जनजातियां निवास करती हैं जिनके नाम से पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। बिरहोर, ये आपकी असम में नहीं है मित्र, ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी झारखंड की प्रमुख जाति है। कौन सी? झारखंड की। संथाल हो, उरांव, है ना, ये सारी संथाल उरांव जो है सरहुल त्योहार मनाते हैं, तो वो झारखंड की प्रमुख है, असम की नहीं है। अंगामी आपकी कहां की? तो नागालैंड की, असम की, और आपकी कद्दारी वगैरह, लोसाई वगैरह और जो जनजातियां हैं, बोडो है जो बोडोलैंड की मांग कर रही हैं, तो वो आपकी असम की हो जाएंगी। तो आंसर आपका होगा बी, क्योंकि यहां असम नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए था? झारखंड। इंपोर्टेंट है क्योंकि जो बिरहोर है वो जनजाति कहां की है? झारखंड की। बात करेंगे 22वें प्रश्न की। चलिए 22वां जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए मित्र की निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहां पर देख लोगे तुरंत आंसर बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया? थोड़ा सा बंद कर लिया। जल्दी से आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? देखिए आपकी म्यांमार से सीमा, भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत का विस्तार है जिसका नाम क्या है? तो वो है आपका अराकान योमा। कौन सा? अराकान योमा पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार माना जाता है। यहां पर हिंदुकुश पर्वतमाला और यहां पर अराकान, पूरब में अराकान, पश्चिम में हिंदुकुश, दोनों हिमालय के आपके क्या है? विस्तार है। अराकान योमा पर्वत से आपका ये आपका कौन सा? म्यांमार देश भारत से अलग होता है। म्यांमार से भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लगी हुई है। कितनी? 1643 किलोमीटर लगी हुई है, जिसमें अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगे हुए हैं। 4 राज्य लगे हुए हैं। यहां पे असम की जो सीमा है वो नहीं लगती है, असम की बांग्लादेश से लगती है, असम की भूटान से लगती है, याद रखना, ठीक है।
क्लियर हो गया। यहां पे आपकी असम की सीमा जो है वो आपकी म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी की मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। राइट, क्लियर। अब बात करेंगे हम अपने 23वें प्रश्न की। जो 23वां प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ढोर बच्चे, चल इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, चिंता मत करो, इसकी ट्रिक आपको बता। देखिए क्या होगा, पिछला एक मिनट, कोई नागा व्यक्ति है जिसको क्या मिल गई है, मणि मिल गई, तो आप उससे केवल इतना बोल दो, अरे नागा मणि, और किसे, मी, मतलब मुझे दे दो। तो आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, किसी नागा से आप बोले अरे नागा मणि मी, मुझे मणि दे दो, तो उससे हो जाएगा आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपकी बेस्ट ट्रिक होगी, फिर आप जैसा भी आपको उचित लगे वैसा बना सकते। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या होगी, याद रखिए, गोवा की जो कार्यालय, गोवा पर सबसे शुरू से लेकर सबसे पहले कौन आया था इंडिया में राज करने के लिए, तो पुर्तगाली आए थे। सबसे बाद में कौन गए, तो कौन गए, आपके पुर्तगाली गए, क्योंकि 1954 में भारत सरकार ने फ्रांस से समझौता करके फ्रांसीसियों को भगा करके और उनसे हमने चंद्रनगर, माहे वगैरह, केरिकल वगैरह, पुदुचेरी के भाग छीन लिए थे, ले लिए थे। लेकिन गोवा पर किसका शासन था, पुर्तगालियों का। तो 1961 में सरकार को क्या करना पड़ा, सैनिक कार्रवाई करके इनको खदेड़ना पड़ा था। तो वहां की जो वो भाषा है वो कौन सी है, तो वो भाषा पुर्तगीज नहीं है मित्र, वो कौन सी है, कोंकणी है। कौन सी है, कोंकणी है। कोंकणी याद रखना आपको, क्या हो जाएगा मित्र आंसर। चलिए एक सेकेंड, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं आपके, चिंता मत करो। चलिए आपके कमेंट में देख पा रहा हूं, जल्दी से 23 का आपने बी लगा दिया है, 23 का आपने क्या लगा दिया है, बी लगा दिया है। और क्या लगा रहे हैं, चलिए तो यहां पर याद रखिए, कोंकणी वहां की क्या है, राजकीय भाषा है। और कोंकणी को संविधान में कब शामिल किया गया, तो सबसे पहले संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई, पहले 14 थी, फिर सिंधी को जोड़ा गया था 20वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, ये हो गई थी आपकी 15वीं भाषा। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली को जोड़ा गया, ये आपकी 92वें अमेंडमेंट, और एक्ट नंबर कितना था, अधिनियम नंबर कितना था, तो वो था आपका 2003। इस टाइप से आपकी कोंकणी जो है मणिपुर की भाषा है, और अबाबोहर करके एक और वहां की भाषा है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए 24वें प्रश्न की बात करेंगे। 24वां जो क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर लगाइए। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद चल रहा है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपका यहां पड़ता है, याद रखना। इतना जो क्षेत्र में बना रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र मैंने बना दिया, थोड़ा सा और कम करना था, एक सेकेंड। चलिए मैं यहां पे बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र है आपका, सॉरी फिर से, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पॉक के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपका अक्साई चीन का हिस्सा है, जो 1962 के युद्ध में चीन ने छीन लिया था, ठीक है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा। और यहां पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो याद रखना, जब 1962 में चीन को इतना क्षेत्र मिल गया, तो यहां पर इतना सा क्षेत्र चीन ने 1963 में खरीद लिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से इस क्षेत्र को क्या बनाने लगा, सड़क बनाने लगा। तो 1984 में भारत ने इसका विरोध किया, और तभी से 1984 से लेकर के हमारी सेना यहां सियाचिन ग्लेशियर पर खड़ी हुई है। 1984 से भारत का कब्जा है, वहां पे सेनाएं खड़ी हुई हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, एक युद्ध स्थल है, और दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किन देशों के बीच विवादित है। तो ये आप चीन नहीं लगाना है, ये विवादित किसके बीच है, पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान से विवादित है। यहां पे चीन ने, क्योंकि चीन ने तो अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए वो बोला है सियाचिन ग्लेशियर भी हमारा है। चीन तो ये मानता है कि हमने तो कब्जा कर लिया, युद्ध में हमने छीना है, ठीक है, लेकिन ये मानता है कि हमारा ही हिस्सा है, इंडिया जो है जबरदस्ती कब्जा की है। तो आंसर हो जाएगा सी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, और अगला जो प्रश्न है वो 25वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। हाँ जी, भारत और पाकिस्तान, वेरी गुड, सी नंबर। चलिए, भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। हिंट यदि ये चाहें आप तो मैं आपको दे सकता हूं। महलों का जो शहर है उसे काला शहर भी कहा जाता है, और काला शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जून 1757 में वहां पर काल कोठरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, एक बंद कमरे में कई लोगों को, 146 लोगों को करीब अंदर रख दिया था, और बाद में खुला तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे हुए थे।
तो काल कोठरी की जो घटना अभी तक प्रमाणित नहीं है, याद रखना, एमपीपीएससी आप अधिकारी बनने वाले, तो वो आपका कोलकाता हो जाएगा मित्र। ग्वालियर के किले को किलों की मणिमाला या रत्नों की मणिमाला कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी श्रीनगर को भी कहा जाता है, झीलों का शहर भोपाल को भी कहा जाता है। जयपुर आपका पिंक सिटी है और इसे हवा महल का शहर भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। इससे चमकता हुआ शहर भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, लेकिन कोलकाता आपका महलों का शहर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम 26वें प्रश्न की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए प्लीज। चलिए, क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर एक शहर है, वो आपका शहर है कहां का? तो मैनचेस्टर आपका शहर है यूनाइटेड किंगडम का। यहां पे मैं अपनी यूनाइटेड किंगडम में आपका पड़ता है मैनचेस्टर, और वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कपड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका कोयम्बटूर, जहां गन्ना प्रजनन केंद्र है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। आपसे पूछा जाता उत्तर भारत का, तो आप कानपुर लगा दोगे, जहां पे ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ का। और तंजावुर जो है कर्नाटक संगीत यहां से प्रसिद्ध माना जाता है। मदुरै को मंदिरों का शहर, त्योहारों का नगर कहा जाता है। ये आपका तमिलनाडु में है, या आपका कर्नाटक में। सलेम तमिलनाडु में लौह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से याद रख लेना। और बात की जाए भारत के बोस्टन की, तो वो अहमदाबाद हो जाएगा। बात की जाए भारत की कपड़ा राजधानी की, तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से। चलिए, इंपोर्टेंट, जल्दी से। आपने भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, याद रखना। बोस्टन जो शहर है आपका न्यूयॉर्क के थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नहीं मतलब 200-300 किलोमीटर ऊपर है। वो आपका यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, यूएसए में, याद रखना। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? तो देखिए, अभी तो हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होते तो जो पेपर सील्ड होके आते हैं वो लाख से ही सील्ड होते हैं। चूड़िया निर्माण का जो कारखाने चलते थे पहले, वो लाख से ही होते थे। अब कृत्रिम लाख इत्यादि बनाने लगे। तो लाख के कीटों को पालने में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल सबसे टॉप नंबर पे जो है वो है आपका झारखंड। आपने आंसर क्या लगाया? आपका आंसर बी है, वेरी गुड। झारखंड के रांची में क्या है? झारखंड के रांची में लाख अनुसंधान केंद्र, लाख रिसर्च सेंटर या लाह रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र स्थित है। सबसे ज्यादा लाख कहां उत्पादित होता है? तो झारखंड में। आंसर याद रखना। बात करेंगे हम आज की 28वें प्रश्न का, इंपोर्टेंट है 28वां प्रश्न, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। क्या लगा रहे हैं आप? चलिए, बी नंबर बी ही आप आंसर दे रहे हैं, गवर्नमेंट से। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था की बात की गई, तो भारत की टेलीविजन या फिल्म संस्था 1960 में प्रभात स्टूडियो से शुरू हुई थी। कहां से? प्रभात स्टूडियो से शुरू हुई थी। तो ये प्रभात स्टूडियो आपका कहां है? तो ये वही है जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, जहां नासिक रोड पर टकसाल है, जहां पर नोट प्रिंट छापे जाते हैं भारत के। तो वो आपका हो जाएगा शहर पुणे। कौन सा शहर हो जाएगा मित्र? वो हो जाएगा आपका पुणे, जहां पर नासिक रोड पर क्या छापे जाते हैं? नोट छापे जाते हैं। वहां टकसाल है, सिक्के भी बनाए जाते हैं। ठीक है। बात करें यदि अहमदाबाद की, तो ये अहमदाबाद में क्या है? इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। इससे कपड़ा अनुसंधान केंद्र भी है, लेकिन खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां है? मैसूर में है, याद रखना है। भूचुंबकीय संस्थान में आपका मुंबई में हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपका डी होगा। टेलीविजन संस्थान, यहां से बच्चों को कोर्स करवाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, और वो एक्टिंग सीख करके बच्चे बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं और बहुत ही हिट होकर के दुनिया वालों को अपनी कला से परिचित करवाते हैं। तो आंसर होगा आपका पुणे। यहीं पर आपका क्या है? टेलीविजन संस्था कार्य करती है। आंसर तो चेंज हो ही जाएंगे, है ना। आप लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं तो तुरंत आंसर चेंज करते हैं। देखिए, बंगाली की शासकीय भाषा है, अर्थात बंगाली किस राज्य की शासकीय भाषा है? यहां पर आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिया है, नहीं तो आप तुरंत लगा देते, आपको पता है। तो बंगाली किस राज्य की है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, केरल या छत्तीसगढ़? इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगाइए। आपके यहां सबको, चलिए आंसर देखिए, त्रिपुरा आंसर आ गया है ना। त्रिपुरा आपने आंसर दिया है। चलिए बिल्कुल राइट, आपका आंसर क्या है? त्रिपुरा है। ये कहां पर है आपका? तो ये रहा त्रिपुरा,
और 3 ओर से ये किससे घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच कौन सी रेखा है, तो ये है शून्य रेखा। कौन सी रेखा है, शून्य रेखा। इंपोर्टेंट बता रहा हूं, याद रखना। शून्य रेखा कहां है, त्रिपुरा और आपके बांग्लादेश के बीच। और एक चीज याद रखना, यहां की जो भाषा है वो कैसी है, बंगाली है, और काक बरोक करके एक दूसरी यहां की अतिरिक्त भाषा भी यहां पे चलती है। वहां पे शासकीय काल दूसरी भाषा में भी होते हैं। और इसकी जो त्रिपुरा की राजधानी वो कौन सी है, अगरतला है। एक चीज याद रखना, यहां पे आपको बता दूं, ये आपका पश्चिम बंगाल है यहां तक, और यहां से असम लग जाता है। तो पश्चिम बंगाल और असम के बीच में एक जो रेखा बनाती है, उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम है चिकन नेक। क्या नाम है उसका, चिकन नेक रेखा। ये आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में कि पश्चिम बंगाल और असम के बीच में कौन सी रेखा है, चिकन नेक। और यहां पर संकोच नदी किन के बीच सीमा बनाती है, तो अरुणाचल और असम के बीच कौन सी रेखा, संकोच नदी रेखा बनाती है। और शून्य रेखा कहां है, तो ये रही आपकी शून्य रेखा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और तीसरे प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। चलिए बात करते हैं हम, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य में स्थित है। देखिए सबरीमाला जो तीर्थ क्षेत्र है ये तो आपको पता है कि कहां पे है, यहां की भी हम बात करेंगे। ये बहुत चर्चा में रहा विषय है, और जहां पे जो भी विषय चर्चा में रहता है, सब लोगों की नजर में रहता है, पेपरों की सुर्खियों में रहता है, वहां से एमपीपीएससी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर अब ये कहां का चर्चा है, कहां का मामला, आपको तुरंत समझ में आ गया कि केरल का मामला है। कहां का मामला है मित्र, ये केरल का मामला है। और यहाँ पे बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर नागरहौल, बांदी भद्रा, तुंगभद्रा, नागरहौल, ये सब कहां पे हैं, तो ये आपके कहां पर हैं, बांदीपुर। ये सब कहां पे है, कर्नाटक में, राइट। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्नाटक में है। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश का है। फिर पेरियार बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कहां का है, तो ये केरल का है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश का है। तो यहां पर आपको आंसर चुनने में क्या करना है, बहुत ही ध्यान से चुनना है। आंसर हो जाएगा आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है, तो ये आपका केरल में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट यहां पे ये समझें कि यहां पे साइलेंट वैली भी है। क्या है, साइलेंट वैली है, वहां से एक नदी निकलती है, भरतपूजा नदी। नीचे एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पंबा नदी। पंबा नदी पर सबरीगिरी एक परियोजना है, क्योंकि पंबा नदी जहां पे है वहां पर सबरी जी, रामायण काल की जो सबरी जी हैं वहां पे जाती थी। याद करने के लिए बता रहा हूं, याद रख लेना। तो पंपापुर एक सरोवर है, एक तालाब है, पंपापुर करके वहां झील है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पंबा नदी। पंबा नदी पर एक डैम बना है, जहां पर पहले समय में कौन नहाया करता था, सबरी। और एक बार उनका पैर फिसला तो वहां गिर गई, तो वहीं पर नाम हो गया उसका सबरीगिरी। याद रखना, सबरीगिरी परियोजना भी कहां पर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और बात करें यदि कल की क्लास की, तो यहां पर कल की क्लास के बारे में बात करें, कल हम पढ़ने वाले हैं यहां पे थोड़ा सा करेक्शन, या भारत में प्रथम पुरुष, आप इनको एक बार रिवीजन कर लेना विविध वाले में। या तो कल स्टार्ट होगा अपना विविध, तो उसमें हम भारत के प्रथम पुरुष और महिलाओं के बारे में क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 और जो ऑप्शन में रखे जाएंगे उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, यदि गलती से ये क्लास नहीं होती तो एक बार लाइव जरूर देख लेना। जो भी क्लास रहेगी उसको आप टॉपिक देख लेना, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपका खेल कूद स्पोर्ट वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को देख लेना। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, फैक्ट यदि अच्छे लगे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली क्लास का आपका टाइम हो रहा है, मिलते हैं कल 6 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।